नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसने, बड़ी अजीब बात है, आज़ाद भारत की नींव रख दी। और वो कानून था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए इस पूरे मामले को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश का संविधान, मतलब उसकी सबसे बड़ी कानूनी किताब, उसी ताकत ने लिखी हो जिसने उस पर सालों साल राज किया। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। बस यही सवाल, यही कश्मकश 1935 के इस एक्ट के बिल्कुल सेंटर में है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, डोमिनियन की मांग। देखिए, 1930 का दशक था और पूरा भारत एक राजनीतिक ज्वालामुखी पर बैठा था। दशकों के संघर्ष के बाद अब स्वशासन की मांग कोई दबी छुपी आवाज नहीं थी, बल्कि एक दहाड़ बन चुकी थी। और इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था ये एक्ट। ये जो 1935 का एक्ट था, ये कोई रातों रात नहीं आ गया। इसके पीछे सालों का संघर्ष और लंबी बातचीत थी। कहानी शुरू होती है 1928 में साइमन कमीशन के जबरदस्त विरोध से। वो कमीशन जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। फिर लंदन में एक के बाद एक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इन सब घटनाओं ने मिलकर उस जमीन को तैयार किया जिस पर यह नया कानून बनने वाला था। अब आते हैं पार्ट 2 पर, सबसे लंबा एक्ट। तो भारत की इन लगातार बढ़ती मांगों के जवाब में ब्रिटिश सरकार एक दस्तावेज लेकर आई, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं था। अपने साइज और अपनी जटिलता में ये इतना बड़ा था कि वैसा पहले कभी देखा ही नहीं गया। कितना बड़ा, जरा अंदाजा लगाइए। 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स। जी हाँ, ये एक्ट इतना विशाल था कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास का सबसे लंबा कानून बन गया। और इससे पता चलता है कि अंग्रेज भारत के लिए कितना डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना चाहते थे। मतलब हर छोटी से छोटी चीज पर उनका कंट्रोल रहे। तो सवाल यह है कि अंग्रेज इस भारी भरकम दस्तावेज से आखिर करना क्या चाहते थे। खैर, उनके जो ऑफिशियल मकसद थे वो कुछ ऐसे थे। एक, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना, सूबों को मतलब प्रांतों को थोड़ी बहुत आज़ादी यानी ऑटोनॉमी देना, और पावर को सेंटर और प्रांतों के बीच साफ साफ बांटना। इसके अलावा फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक जैसी नई संस्थाएं भी बनानी थी। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? कागज पर तो ये बहुत बड़ा कदम लग रहा था। चलिए अब आते हैं पार्ट 3 पर, पावर। बस सिद्धांतों में। लेकिन कहते हैं ना, असली कहानी तो छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। तो आइए अब जरा इस एक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं कि असल में पावर का ये खेल कैसे खेला जा रहा था। यहीं पर इस एक्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, प्रांतीय लेवल पर तो भारतीयों को ऑटोनॉमी दे दी गई, मतलब उन्हें अपने मामलों पर ज्यादा कंट्रोल मिल गया। लेकिन सेंटर में एक बहुत चालाकी भरी व्यवस्था लागू की गई जिसे कहते थे डायरकी या द्वैध शासन। इसका सीधा से मतलब ये था कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जैसे सबसे जरूरी डिपार्टमेंट्स तो सीधे गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रहेंगे और बाकी के विषय भारतीयों को दे दिए गए। ये तो वही बात हुई कि एक हाथ से पावर दी और दूसरे हाथ से वापस खींच ली। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी सपना था, वो था एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना। और ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं था। सोचिए, एक ऐसा यूनियन बनाने की बात हो रही थी जिसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रांत और सैकड़ों आजाद रियासतें सब एक साथ शामिल हों। ये पूरे भारत को एक पॉलिटिकल यूनिट में बांधने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शानदार सपना कभी हकीकत बन पाया? क्या ये फेडरेशन, जो इस पूरे एक्ट का दिल था, कभी बन भी पाया? जवाब है एक शब्द में, नहीं। एक्ट का ये सबसे जरूरी हिस्सा कभी लागू ही नहीं हुआ। और वजह थी रियासतें। उन्हें डर था कि उनकी आज़ादी छिन जाएगी, इसलिए उन्होंने इस फेडरेशन में शामिल होने से साफ मना कर दिया। और बस एक्ट की जो सबसे मजबूत नींव थी वो बनने से पहले ही ढह गई। तो अब आते हैं पार्ट 4 पर, एक रिपब्लिक का ब्लूप्रिंट। अब ऐसा लग सकता है कि अगर इस एक्ट का सबसे मेन हिस्सा ही फेल हो गया तो हम आज इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? वेल, इसलिए क्योंकि इसकी जो विरासत है वो बड़ी हैरान करने वाली और बहुत गहरी है। जब हम 1935 के एक्ट और हमारे आज के संविधान को साथ रखकर देखते हैं तो जो समानताएं दिखती हैं वो हैरान कर देती हैं। फेडरल सिस्टम, गवर्नर का ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर, यूपीएससी, यहां तक कि हमारा आरबीआई, इन सब की जड़ें सीधे सीधे 1935 के इसी एक्ट में मिलती हैं। मतलब अनजाने में ही सही, ये आजाद भारत के संविधान का एक तरह से पहला ड्राफ्ट बन गया था।
तो कुल मिला के बात यह है, जैसा कि कहा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 असल में डोमिनियन के लिए नहीं बल्कि एक आज़ाद गणराज्य के संविधान के लिए एक ब्लूप्रिंट था। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। एक ऐसा दस्तावेज जिसे बनाया गया था ब्रिटिश कंट्रोल बनाए रखने के लिए, उसी ने भारत को अपने शासन का ढांचा तैयार करने के सारे औजार थमा दिए। तो आखिर में हम इसे क्या समझें? क्या ये ब्रिटिश साम्राज्य का अपना कंट्रोल बनाए रखने का आखिरी दाव था, या फिर अनजाने में लिखा गया भारत की आज़ादी का पहला ड्राफ्ट? शायद। सच तो ये है कि ये दोनों ही था, और यही बात इसे भारतीय इतिहास का एक बेहद दिलचस्प और जरूरी चैप्टर बनाती है।